एक अलग बात थी। नागालैंड को कुछ चीजों में सेंसिटिव है, तो ये मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इस चीज में इंटरफेयर करेगी। वहां पे जो मेन इशू आता है वो आता है वहां पे मिलिटेंसी का, और मुझे लगता है कि नागालैंड के अंदर मिलिटेंसी काफी कंट्रोल्ड है। दूसरी बात क्या आती है कि वहां पे इनको गवर्नमेंट को जैसे डेवलपमेंट करने लगी है, तो वहां पे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, लेकिन 370 या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 371 जैसे लगा हुआ है उसको हटाने से मुझे नहीं लगता वो फर्क पड़ेगा, और उनको हमें टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही ऑन हैंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो यस जो यस अब सर, मेरा मेरा पॉइंट है कि उनका कल्चर, उनका रहन सहन खान में सब अलग है ना, इंडिया से कोई नहीं रहता, कोई कनेक्शन नहीं ना। देखो तो वो देखो उनको हाँ रिजर्व, हाँ मैं बोलता हूँ उनको रिजर्व करते हैं ना इंडिपेंडेंट है। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट में किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ। अगर हर कंट्री को अपना इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी को डिफेंड करने का हक है, तो उनको इंडिपेंडेंट रहने के हक नहीं क्या? मतलब उनको क्रिप्टन है ना मध्यवर्ती। नहीं, नहीं, पहले देखो पहले आपका हाँ आपने तो नाम नहीं बोला, शु- सॉरी साहब, मैं तो नहीं आप मतलब क्या शु, शु, चाहते हो, पहले ये क्लैरिटी मतलब मिल जाए। अगर मैं मैं वहां पे मैं क्या बात, चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर वो इंडिया से खुद नहीं है और इंडिया की सॉलिडरिटी में खुद नहीं, तो उनको उनको सेफ डिफेंड मतलब उनको वो दोनों क्या बोलते हैं, सेफ डिटर्मिनेशन दे दो और बोल दो कि तुम लोग को इंडिया में इंडिया की यूनिटी चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए तो उनको अलग दे दो। मेरा मेरा नहीं क्यों ओपिनियन है। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि एक ये थोड़ी सेंसिटिव इशू है। ये ऐसा इशू नहीं है जो हमारा कश्मीर में रहा। कश्मीर के अंदर तो हम्म वहां पे हिंदू से उन्होंने पकड़ के निकाल दिया। यहाँ पे हम्म ये अपने, मैं देखा है कि ये जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये काफी अपने सेंसिटिव है कुछ इश्यूज पे। इसको हम्म मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को छेड़ना चाहिए, और ना गवर्नमेंट छेड़ेगी, ना गवर्नमेंट ऐसी गलती करेगी। इसमें क्या है कि टाइम के साथ चेंजेस आएंगी। क्यों, वहां पे इस टाइम कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना इंडस्ट्री हम्म है, ना प्रॉपर रोड्स है, ना कुछ है। धीरे धीरे जब लोगों के पास जॉब मिलते हैं, उनको एक प्रोग्रेस होती है, तो लोगों में थिंकिंग में आता है। मुझे लगता है कि 2 4 5 7 साल के अंदर वहां पे चेंजेस आएंगी। लोग समझने लग जाएंगे कि हम यहीं पे रहेंगे। क्योंकि तीसरी बात क्या है, कश्मीर को तो पाकिस्तान क्लेम करता है, अब नागालैंड को तो कोई हम्म। क्लेम नहीं करता। और एक और नागालैंड मैं को बता दूं, क्लेम नहीं करते पे अरुणाचल प्रदेश तो चाइना क्लेम कर रहे हैं ना। नहीं, चाइना चाइना को चाइना तो नहीं अपना दुश्मन है। नहीं, चाइना बेसिकली ये नहीं कर रहा। चाइना क्लेम कर रहा है अरुणाचल को, लेकिन अभी क्या है कि पिछले कुछ, अब मैं रहा हूं उस एरिया में, मैंने उस एरिया में भी काम हम्म किया है, अरुणाचल में भी काम हम्म किया है मैंने, फिर असम में भी रहा हूं उधर। तो उस टाइम पे एक बड़ी अलग सिचुएशन थी। इस टाइम पे हम्म सिचुएशन टोटल चेंज हो गई। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे वहां पे। हमने अब बॉर्डर पे 8 जगह में अरुणाचल में एएलजी बनाए हैं, लेकिन यानी कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। फिर अभी मेचुका की एक खबर आई थी कि मेचुका जो एक अरुणाचल के बॉर्डर में पड़ता है, हम्म पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर, वहां पे यूरेनियम मिला है, और हमारे साइंटिस्ट वहां काम कर रहे हैं। चाइना ने उसकी आवाज नहीं उठाई। पहले वो छोटी छोटी बातों में आवाज हम्म उठाता था, फिर वहां पे हमारा तेल और गैस के भंडार भी मिले हैं, जिसको सर्चिंग हो हम्म रही है। तो अब हम हम्म चाइना की परवाह नहीं करेंगे। चाइना क्या करता था पहले, हम चाइना से घबराते थे, अब हम हम्म उससे नहीं घबराते। तो जहां हम्म। तक इसकी बात करते हैं नागालैंड की, इसको कोई क्लेम नहीं करता, ना तो म्यांमार क्लेम करता है, ना कोई है। तो वहां उसमें कोई अच्छा, डिफरेंस नहीं है। मेरे हाँ एक सर मेरे को एक इधी सवाल है यार, कीर्तन पुत्र। अगर वो क्लेम नहीं करता पर मेन लाइन इंडिया और उनके वो नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग, मतलब उनके सिमिलरिटी ज्यादा है, डिफरेंट है ज्यादा है, रेसिज्म ज्यादा होता है। और वो लोग इन मुंबई में आते किधर भी आते तो उनको तिकना तीनी बोलते। तो अपन हाँ तीत में भी इक्वली नहीं दे रहे ना। नहीं नहीं, नहीं, देखो इस ये बेसिक, मैं चौबीस मैं करता हूँ फिर बोलना। देखिए बेसिकली है पहले युगों का बड़ा गलत बात कि हम उनको इस हम्म तरीके से ट्रीट करते हैं। हर एक आदमी का, हम्म बंगाली का अलग आउटलुक है, उसका अलग पहनना लिखना है। हम्म पंजाबी का अलग है, यूपी वाले का अलग है, बिहार का अलग है, गुजराती का अलग है। पहले तो गुजराती जो है, अब तो गुजराती मोदी के आने के बाद काफी मिक्स भी होने शुरू हो गए, पहले थोड़े से अलग भी रहा करते थे। तो सबका अलग अलग है, उस चीज से नहीं। इंडिया की डाइवर्सिटी है, लेकिन इंडिया के अंदर ये हम्म नहीं है कि गुजरात गुजरात का मोदी है तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, उसको कोई बात नहीं बनाया। ममता बनर्जी समझदार हम्म होती तो उसको भी कहते तू भी आ जा, है नहीं। तो इस चीज हम्म को हम बेसिकली हम धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंटों ने बहुत सी चीजें इग्नोर की। कुछ हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे जिन्होंने देश को बर्बाद करने के, चाहे देवे गौड़ा हो, चाहे यहाँ पे आई के गुजराल हो। तो लेकिन क्या है कि धीरे धीरे मुझे लगता है, मैं भी असम में रहा, असम के अंदर मैंने देखा, जब मैं गया तो शुरू में एक एटीट्यूड अलग था, बाद में देखा तो काफी ठीक था। वहां पे जैसे बंगाली थे, बंगाली वहां पे बाहर घूमते नहीं थे।
हम निकले, हम गए किसी बंगाली के घर में, तो कहते हैं आप कोई कैसे आ गए, आप सब कैसे आ गए? मैंने कहा तो आ गए। मेरे साथ छोटी बेटी भी थी मेरी, 1 डेढ़ साल की वाइफ थी, तो मैंने कहा आ गए। तो बाकी जब देखा, हम रात को कहते यहाँ घूमना नहीं चाहिए, हमें किसी ने आके समझाया भी, मेरे ऑफिसर्स थे, कुछ कुलीग थे, यार यार रात को मत घूमना, लेकिन सड़क पे लाइट नहीं होती थी, हम घूमते थे। और हमें किसी भी आकर के कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ बंगाली दसामी का चल रहा था, और मैंने देखा कुछ पीरियड के बाद वहां पे काफी इंप्रूवमेंट भी हुई। तो धीरे धीरे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कब होती है? जब वहां पे डेवलपमेंट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती है, तो लोगों को खाली का टाइम खत्म हो जाता है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है। मैं सोचता हूँ कि हमारे को नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चाहे शिलोंग के अंदर है, मिजोरम के अंदर है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी मुझे लगता है कि वहां पे इंडस्ट्रीज खुलने से, इन्वेस्टमेंट आने से फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, शोभिक आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कह रहा था, आई थिंक सो, जो बंदा बात कर रहा था वो ड्रॉप आउट हो गया। बट एनीवेज, मैं ये बोल रहा था कि जैसे उन्होंने बोला कि एक बात कि हाँ, वो इंडिया में कहीं पे भी आते हैं तो अचानक से उनको चिंकी या ये वो चीजें बोला जाता है, दैट्स बैड। विच दैट इज बैड। बट द रिवर्स या स्टोरी पता, इज ऑल्सो ट्रू ट्रू दैट उनके जगह पे जो मेनलैंड इंडिया से जाके रहते हैं, चाहे वो बंगाली हो चाहे पंजाबी हो, जो वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो स्टोरी बाहर नहीं आता। आप वहां पे जाके रहिए, फिर आपको पता लगेगा कि हाउ दे ट्रीट यू। दे अच्छा ट्रीट यू लाइक Sure. अ सेकंड क्लास सिटीजन। शोभिक ऐसा Sure. था कि हमारे ना हमारा एक अपने प्रॉपर्टी पे एक रेंट पे थी, दैट लेडी वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो हमें नहीं पता था कि ये चिंकी विंकी, तो कहती कि हमको किसी ने ऐसे चिंकी बोला तो हमने उसको छोड़ा नहीं, फलाना है, तो एक वो गलत सेंस में बात होती, ब्रिटिशर टाइम से यूज होता था। तो बेसिक क्या है कि हमें तो पता भी नहीं था, खैर मैं तो कभी, लेकिन उसने बताया तो समझ आया कि यस, वाई दे आर सेंसिटिव सच थिंग। कोई बात नहीं, ये तो निकल गए। मैं तुम्हें कुणाल बाद में नहीं, बात मैं करूंगा, इसमें मिस्टर इसमें पुंडित। इसमें इसमें सोच साहब, इसमें सर ये मैं इस पॉइंट पे भी है कि दिस इज ऐड रॉन्ग। करना तो चाहता हूँ। हाँ, हम मानते हैं इसमें दिस इज रॉन्ग। और स्पेशली मैं जब अपने कॉलेज टाइम में दिल्ली विल्ली में देखा हूँ ये चीज होते हुए, मैंने हर जगह पे हमेशा टोका है। क्योंकि एक तो मतलब इनको नॉलेज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बिकॉज कोई भी चिंके दिख जाता था, हर कोई उसको नेपाली बोल देता था, मगर उनके जो अलग कम्युनिटीज है, अलग लैंग्वेजेस है, उसका नॉलेज ही नहीं होता था। बट माई मेन थिंग ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट इज दैट ये गलत है। तो जो ये अपने स्टेटों में जो करते हैं, आप जाके नागालैंड में जाइए ना, आप घर खरीदने के लिए जाइए, आपको नहीं मिलेगा। आपको वहां पे क्राउड में रात को आप अकेला एज अ नॉन ट्राइबल आप डरोगे बाहर जाने के लिए। आप मिजोरम में जाइए, सेम सिचुएशन। आप मेघालय में इनर मैं लाइन परमिट मांग रहे। इनर लाइन परमिट अच्छा, क्या है हाँ सर? इंडियन सिटीजनों को पासपोर्ट चाहिए, मतलब वहां जाने के हाँ, लिए इन अ डिफरेंट वे। तो मेरा ये कहना है कि इज आर गवर्नमेंट एक्चुअली डेवलपमेंट इज परफेक्ट, बट ये जो चीजें बना हुआ है इसको करेक्ट करने के लिए जरूरी है कि वो जो अपने जगह पे कर रहे हैं वो भी इश्यूज बाहर आने चाहिए ना। जैसे बिल्कुल। वहां पे देखो शोभिक, एक और बात मैं कहूँ ना, देखो बेसिक क्या है कि यहाँ तक हमारी गवर्नमेंट इंटरनल अफेयर्स में कहाँ कहाँ लगी रही, जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन, या कुछ हो जाए, किसान रैली फलाना हो गया, यहाँ पे एनडीसीए प्रोटेस्ट चल रहे थे, फिर आपका महाराष्ट्र के अंदर, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, फिर केरला के अंदर। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इनसे फ्री होके, हमारी गवर्नमेंट जरूर उस पर ध्यान देगी, नहीं होगा तो इस पे हम एक वो भी डिपेंड भी कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हाँ, क्या होता नॉर्थ है ईस्ट ना? पे एक शो बिल्कुल कर कभी, लेंगे हम बाद में। हाँ बिल्कुल एक्सक्यूज मी बेसिकली सर। अगर, हाँ एक मिनट ठहरो कुणाल, तुम्हें मैं बाद में टाइम दूंगा क्योंकि तुमने फिनिश करना है। एक मिस्टर पुंडित हैं, पुंडित आप आइए अपना, हाँ प्लीज। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो ठीक ठाक है, आप सुनाइए कैसे हैं? सर? लगता है घर से आज आप कर रहे हैं लाइव। हाँ घर से कर रहे हैं भाई, क्या करें, बाहर मरने वाली हालत हो गई है तो या सर तो एक्चुअली क्या ये कोरोना एकदम अपने फिरोशियल स्टेज पे पहुंच चुका है। या वी और हैव टू बी केयरफुल। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है अभी हॉस्पिटल्स वगैरह की। तो तुम आई कहाँ पे हो? थिंक सर ग्वालियर। ओके ओके, अच्छा ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू जस्ट स्टे इन द होम एंड प्रे टू गॉड कि लेकिन सब पुनीत कुछ अभी अच्छा हो क्या जाए। था कि एक एक यहाँ पे हमारे चैनल में लड़की आई थी, एक्चुअली उसको मैं जानता जरूर था कुछ महीनों से, मतलब हम किसी एक सनातन हिंदू संसद का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो शी वाज मैनेजिंग द स्टेज वगैरह मैनेज कर रही थी। छोटी सी लड़की है, यंग वन। शोभिक भी वहां पे था। तो उसके बाद जो है ना, हमारा कुछ कनेक्शन होगा, फोन वोन था, तो आज बाई चांस कुछ मैसेज आ गया उससे, तो बात की उसने, तो उसने कहा मैं कोरोना पे काम कर रही हूँ। और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे, तो उसको मैंने आज चैनल पे इनवाइट किया स्पेशली, कि कहते हैं आपका तो सब्जेक्ट दूसरा है। मैंने कहा ओके, यू टॉक अबाउट कोरोना, क्योंकि हम तो किसी बात करते हैं। तो उसने कोरोना पे काफी बात की, दैट शी इज डूइंग वंडरफुल जॉब, वंडरफुल सर्विस टू द कंट्री, वंडरफुल सर्विस टू द पेशेंट्स।
तो बिल्कुल है कि हमें ख्याल जरूर रखना चाहिए। हाँ, अब तुम बात करो। अभी अभी सर बात हो रही थी कांग्रेस की तो एक चीज में हाँ। थोड़ी फनी है, बट अभी जस्ट न्यूज आई है कि राहुल गांधी को कोरोना हो गया है। अच्छा। हाँ, सो नहीं इसको चलो, राहुल गांधी का तो मैं तो राहुल गांधी का भाई देखो सिंपल सी बात है, बहुत फैन हूँ। बहुत अच्छा लड़का सर है, बहुत अच्छा आदमी। रैलियां बंद कर दी थी इसने, इसीलिए तो हुआ होगा, पता चल गया होगा। कुछ काम तो अच्छा। है नहीं, 4 फेज में तो कोई देखो किया नहीं है रैली। देखो कुणाल, एक बात है कि मैं हाँ, राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, ठीक है ना। मुझे बेसिकली देखो जो, हाँ, जो खैर करना बहुत बहुत कुछ चाहता है कि इंडिया के खिलाफ करे, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। और यही आदमी अगर थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता तो शायद बड़ा कुछ नुकसान कर पाता, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से देश का नुकसान नहीं कर पा रहा, सिर्फ कुछ बातें कह जाता है ना। तो मुझे उससे, राहुल से कोई एलर्जी नहीं। आई वुड लाइक यस टू सर, सी हिम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आल्सो। हाँ। पुनीत सब बताओ। यस सर, एक्चुअली एक छोटा सा पॉइंट था जिसे मेरे ख्याल से कुछ लोग ने टच नहीं किया था कि इंडिया को एक्चुअली ये वॉर 2 फ्रंट्स पे लड़नी है, एक तो पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ। तो सर बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपने अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अभी जैसे कि सर आपने अपने जैसे यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो उसमें आपने काफी सारा आपको इक्विपमेंट्स लगे होंगे, जैसे कि कैमरास, माइक वगैरह। वैसे ही मैंने भी अपना एक सिस्टम बनाया जिसमें मतलब मेरा मॉनिटर है और बाकी जो भी पीसी के पार्ट्स हैं वो। तो सर बेसिकली मैंने अभी जब लॉकडाउन हुआ था, एक छोटी सी आपको बात शेयर करना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन हुआ था, तो सर एक्चुअली जब हमारा चाइना के साथ ट्रेड रुक गया था लॉकडाउन की वजह से, और जब रिस्ट्रिक्शन भी लगे थे, जब चाइना की काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि जो एक टेंसेंट कंपनी है जो जिसने एक्चुअली पबजी गेम बनाया हुआ है, वो भी इंडिया ने बैन किया, तो काफी सारे एप्स और वहां से जो ट्रेड होता था वो बैन किया था। तो सर जब मैंने अपना सिस्टम बनाना शुरू किया, तो मैंने ये चीज पाई कि मेरे सिस्टम में हर एक छोटी से छोटी चीज में मेड इन चाइना लिखा रहता था। तो सर मेन बात ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, चाइना ने अपने सबसे बड़ी जो ग्लोबल मार्केट पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट बनाया, जो मुझे लगता है कि उसने अपनी मैन पावर को, जो उसकी पॉपुलेशन है, उसने मैन पावर को अपना सही यूटिलाइज करके इतनी ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दी है कि अगर इंडिया भी अपनी पॉपुलेशन को सही तरीके से यूटिलाइज करके अगर इस चीज पे फोकस करे, तो हम जो चाइना की एक मोनोपोली है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हम कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आल्सो गॉट द सेम मैन पावर। ओके सर। एंड सेकेंड थिंग इज, जो ताइवान है, सबसे बड़ी बात है कि ताइवान से इंडिया से जो ट्रेड होता है वो वाया चाइना होता है, क्योंकि डायरेक्ट ताइवान से इंडिया कोई भी सप्लाई नहीं आती। जैसे कि आप मॉनिटर्स लेते हैं कंप्यूटर के, कोई भी पीसी पार्ट्स लेते हैं, तो वो वाया चाइना टू इंडिया आता है। तो सर जब अभी जब ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन हुए थे, तो हमें ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी काफी। सो बेसिकली बात ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो मेक इन इंडिया का एक नारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं हो पाई। फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कि इस फ्रंट पे भी काफी काम हो, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक भी इंपॉर्टेंस काफी है, और इससे हम एक जो चाइना की मोनोपोली है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी काफी खत्म कर सकते हैं। देखो बेसिकली पुनीत एक है कि जहां तक मेक इन इंडिया की बात करें, मैं ये जरूर जानता हूं कि हमारा जहां पे आर्म्स इंडस्ट्री है, उसको हमने काफी हद तक शिफ्ट कर लिया है इंडिया के अंदर। आप देखो, पहले हमारा इंपोर्ट होते थे, अब आर्म्स के हमारे इंपोर्ट कम हो। कुछ चीजें हैं हमको एक्चुअली, जैसे प्लेन्स वगैरह अभी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने टू फ्रंट वॉर के लिए तैयारी करनी है। हमारा जैसे ये हमने रशिया से लिए थे, प्लेन्स जो लिए थे वो हमारे पास जो है ना सफिशिएंट क्वांटिटी में आ गए सुकोई। हमको उसके आगे वो उनके प्लेन नहीं चाहिए, हमको और एडवांस प्लेन चाहिए। शायद इंडिया अभी फ्रांस से भी कुछ प्लेन लेगा। फिर इंडिया ने अपने बनाने शुरू कर दिए तेजस प्लेन, 2 टाइप के प्लेन बन रहे हैं, और हमको थोड़ी जल्दी चाहिए, तो शायद हो सकता है हम थर्ड कंट्री से भी डील करें उसके ऊपर। लेकिन बाकी हद तक जो है चीजें हम अपने यहाँ पे काफी हद तक बनानी शुरू कर दी। अभी इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप बना करके डाला है। ये अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल में 4 कंट्रीज के पास है। एक है आपका यूएस, दूसरा है रशिया, तीसरा चाइना और चौथा फ्रांस। ये तो इंडिया का जो मेक इन है इस तरीके से तो चल ही रहा है। टेक्नोलॉजी हम जरूर ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि स्मॉल इंडस्ट्री, हमने इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री टोटल खत्म कर दी कुछ सालों के अंदर।
हमने जो भी लोग हैं बाहर से चाइना से सामान मंगाते थे उसको प्रेफरेंस दे करके कम ड्यूटी लगा करके इंडिया के अपने प्रोडक्ट्स को हमने ऊपर चलने नहीं दिया। एक लोगों के अंदर भी फीलिंग आ रही है कि हम अब जो चाइनीज माल है जैसे लाइट्स वगैरह है हम वो ना लें जो मेड इन चाइना है। और साथ में इससे क्या है कि हमारे अंदर लोगों को जो है वो एक सपोर्ट मिलेगी। और यहाँ के जो मेक इन इंडिया का है गवर्नमेंट को सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी ज्यादा लगानी पड़ेगी। पिछली जैसे दिवाली आई, दिवाली के टाइम में लोगों ने बाजार से जो दिए मिले मिट्टी के वो लगाए, वो बाकी जो बने हुए दिए वो नहीं लिए कि कहीं ये चाइनीज था। तो बिल्कुल ठीक बात है कि तुम्हारे हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट भी काम करेगी, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को सिर्फ लोगों को एनकरेज करना। इंडस्ट्री लोगों ने खोलनी है, गवर्नमेंट तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलेगी नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को सिर्फ है कि चाइनीज प्रोडक्ट पे सिर्फ ड्यूटी लगाए ताकि वहां से, मुझे लगता है काफी फर्क भी पड़ा, काफी फर्क भी पड़ा। सिर्फ कोविड की वजह से ये चीज दिख नहीं रही और ये चीज सामने नहीं आई। कोविड हटने के बाद इन इंडस्ट्री से काफी काम होने की उम्मीद है। अब कुणाल का क्वेश्चन ले लिया जाए, बेचारा बहुत देर से परेशान है। सर मैं पुंडित जी के पॉइंट पे कहना चाहूंगा कि भाई सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया की बर्बाद हो गई। मैं भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर का ही बेटा हूँ। मैंने देखा है कि भाई जो भी हम सामान बनाते थे ना अब वो चाइना से इंपोर्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्विच के पार्ट्स है और वो सब। और दूसरा कि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महेश जी को, पर एक मेरी बुरी आदत समझो या खराब अच्छी आदत कि मेरे को है ना सवाल पूछने की बहुत होती है, क्योंकि मैं अपना काम होमवर्क करके आता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। और सर अब मेरा एक सवाल है कि सर वो हमने जो FATF कि यूके ने जो ब्लैकलिस्ट किया है पाकिस्तान को हायर टेरर कंट्री बोल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म कंट्री पे, तो इसका बेनिफिट इंडिया को क्या मिलेगा? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे दुश्मन के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर पहले क्या था कि इंडिया शुरू में कहता था पाकिस्तान टेररिज्म करता है, यूएस में तो यूएसए को समझ में आया कि जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान की पोजीशन तब से खराब होनी शुरू हुई। उसके बाद अब दूसरा जो कंट्री जो फेस कर रहा है, एक तो कुछ कंट्री फेस कर रही हैं इस्लामिक की जो एक्टिविटीज चल रही हैं। जैसे जर्मनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बंद की जो कि फ्रेंड्स ऑफ समथिंग ऐसी था। अब जैसे फ्रांस के साथ डील हुआ, फ्रांस के साथ डील होने का मतलब है कि फ्रांस इज ए वेरी पावरफुल कंट्री, कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं, यूएन का मेंबर भी है। और फ्रांस के अंदर जो है रफाल प्लेन है, सब मेरीन्स है, बहुत ज्यादा वो है। तो उससे क्या है कि पाकिस्तान, और अगर कहीं पे फ्रांस यूएस चाइना पाकिस्तान पे अटैक कर देगा तो पाकिस्तान नजर भी नहीं आएगा कहाँ चला। तो इससे पाकिस्तान टोटल एक्सपोज हो गया। दूसरा अब जैसे, और फिर क्या है, अब दुश्मन हुआ पाकिस्तान का फ्रांस, तो पाकिस्तान की फ्रांस की जो ज्यादा दोस्ती हमारे साथ दोस्ती भी है और ज्यादा इंडिया के नजदीक आ गए। इंडिया ने जो इनके साथ डिस्प्यूट हुआ उसके अंदर पूरा फ्रांस को सपोर्ट किया, क्योंकि वहां पे तरीके लबाब पार्टी है, उसने रास्ते में शोर मचा दिया है कि अब जो है ना उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन हटाओ। अगर पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब करता है या उसके डिप्लोमेट को वापस भेजता है तो पूरा 27 कंट्रीज यूरोप की वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगी, हमारे दुश्मन के खिलाफ होंगी, तो इंडिया को फायदा होगा। दूसरी तीसरी बात क्या है, इवन आपका यूके ने जैसे उसके ऊपर केस लगाया, तो उसके बाद क्या है कि यूके नेचुरली, अब आप जाइए अगर लंदन में, वहां पे आपको मिलेंगे या तो इंडियंस मिलेंगे या वहां पे मिलेंगे आपको पाकिस्तानी, अच्छी तादाद है पाकिस्तानियों की भी, या कुछ इंडियन मुसलमान भी हैं। तो अगर वहां पे इस गवर्नमेंट का पाकिस्तान के खिलाफ एक मूव चलता है, उससे नेचुरली फायदा होगा, डिप्लोमेटिक फायदा भी होगा इंडिया को। अब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आ रहे हैं शायद 24 या 25 अप्रैल को, कोविड के बीच में। तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारी डेवलपमेंट होगी अगर इस सिचुएशन के अंदर। सॉरी टू इंटरप्ट, पर सब मीटिंग कैंसिल हो गई है तो कोविड की वजह से, और उनका वो वर्चुअल शिफ्ट हो गया है। मे भी चलो, हाँ बीच में भी कोविड ज्यादा हो गया ना, तो मैंने नहीं देखा। लेकिन उससे क्या है कि उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। अगर जैसे थोड़ा बहुत कोविड के अंदर वो आ रहे थे तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ क्या है कि हमारी वहां पे ट्रेड भी बढ़ेगी और नेचुरली कुछ है कि वो अपना कुछ सामान भी बेचना चाहेंगे, जो इंडिया को जरूरत है वो भी लेंगे। और इससे क्या है कि पाकिस्तान टोटली वर्ल्ड में और ज्यादा, स्पेशली यूरोप में आइसोलेट हो जाएगा। अब जब पहली बात करते हैं, आप देखो आपका 65 का वार हुआ, सारा यूरोप गल्फ पाकिस्तान के साथ था। 71 का वार हुआ, सारा यूरोप और गल्फ पाकिस्तान के साथ था।
इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो उससे क्या है, इंडिया को एक डिप्लोमेटिक विन भी मिलती है। किसी भी सिचुएशन में अगर यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है, सबसे पहले फ्रांस, यूएई ये अपनी आवाज उठाते हैं, यूके भी आवाज उठाएगा। तो उससे पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का नुकसान, हमारा फायदा। तो ये सब चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को बेनिफिट करेंगी, इसमें बेसिकली कोई डाउट वाली बात नहीं। सेम बात क्या है कि सेम जो अगर आज किसी की दुश्मनी होगी चाइना से, तो उसकी इंडिया से दोस्ती हो, क्योंकि इंडिया इन दोनों कंट्रीज के साथ डील करने में फ्रंट पे है, बॉर्डर रखते हैं हमारे। तो डेफिनेटली इन चीजों का इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा, और हमारी नेचुरली ट्रेड भी बढ़ेगी। फिर जैसे आप देखिए कि हमारे यूके से रिलेशन बढ़ने से चोकसी साहब वापिस आ रहे हैं, और ये पहला आदमी है जो वापिस आ रहा है, पहला जो इंडिया से भागा हुआ था, पहला आदमी है। बाकी आज तक कोई नहीं आया, हमने इतना कोशिश कर ली, किसी को वापस नहीं भेजी। तो सर ये एक विजय हमारा, माल्या का क्या हुआ? विजय उनका भी माल्या को एक्सट्रेडिशन चल रहा है। नहीं, विजय माल्या का चल रहा है, लेकिन अभी देखिए कि विजय माल्या की थोड़ी कंडीशन दूसरी, क्योंकि विजय माल्या वहां पे क्या है, दो कंडीशन है। एक्चुअली कोर्ट के अंदर केस चले जाते हैं, वकील वो हैं जो इंडियंस वकील सी हैं, जिनको इंडिया और ब्रिटेन के लॉ पता है। विजय माल्या का दो रीजन पे वो रिपेटिशन नहीं होगा, कि अगर उसको पॉलिटिकल विंडिक्टिव किया जा रहा है उससे। दूसरा रीजन क्या है कि उसको अगर इंडिया में आकर के मतलब एक ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, गलत जेल में रखा जाएगा, या उसको फांसी दी जाएगी। तो इसके केस में तो हमने कर लिया चौकसी के। विजय माल्या ने शुरू से ही स्टेटमेंट दी है कि मैं आई एम ए फुटबॉल, तो उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इंडिया मुझे लगता है कि उसको भी वापस लेके हटेगा। और दूसरी बात है कि इसके चौकसी के वापस आने से सब लोगों को झटका लगेगा कि हमारे पास अब भागने की कोई जगह नहीं। पहले भागते थे यूके, कुछ लोग भाग जाते थे दुबई वगैरह। दुबई ने भी हमारे यहाँ से जो आदमी भागता है उसकी रिपेट्रिएशन करने का काम किया हुआ, और बगैर अनाउंसमेंट के भी रिपेट्रिएशन हो। इनकी एक प्रिंसेस थी, वो वहां से भाग के आई, वो इंडियन ओशन से जा रही थी, तो उन्होंने हमको कांटेक्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया, रॉ को कांटेक्ट किया, रॉ ने उसको पकड़ के वापस यूएई भेज दिया, क्योंकि हमारे लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट। तो महेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप दोबारा आए मिस्टर महेश, क्योंकि मुझे लगता है कि हम थोड़े से अभी फिनिशिंग एंड में पहुंचे हुए हैं। शोभिक, तुम्हारा तो कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरे हाँ, दो बोलो। तीन नहीं। क्वेश्चन है। हाँ, शोभिक भाई आप